Welcome back to my channel. I'm Advocate Manjit. I hope you're all doing fine. अब मैं जानती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है. I was occupied with something else. And I'm also aware कि आप लोगों ने काफ़ी सारे questions पूछे हैं in the comment sections on my previous videos. तो मैं definitely एक separate video बना के सारे address करूँगी, but that's for later. आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल एक्ट के बारे में. तो एक्ट का नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट ऑफ 2007. सो डेफिनेटली एक स्पेशल एक्ट है विच फोकसेस ओनली ऑन पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन्स. नाउ देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस गिवन अंडर दिस एक्ट, बट इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे ऑन द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस. And the first important definition here is of children. तो यानी कि आप under this act who is called as a children. So a children can be your son, your daughter, your granddaughter or your grandson. Of course they cannot be a minor. Minor यानी कि if they have not attained the age of majority, which is 18 years in India. Second important definition here is of a parent. So under this act a parent means your father, your mother. They could be biological or adoptive, stepmother, stepfather, and a parent need not necessarily be a senior citizen. यानी कि एक parent जो कि एक mother है, father है, biological, adoptive है, stepmother, stepfather हो, they can or they cannot be a senior citizen. Now the third definition here is of a relative. So यानी कि relative आप किसको कहोगे? So relative could be a legal heir ऑफ अ चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन. यानी कि अगर एक सीनियर सिटीजन है जिसके कोई बच्चे नहीं है तो उसका कोई लीगल हेयर एज सच जिसके पास में ये सीनियर सिटीजन की या तो कोई प्रॉपर्टी है ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द पर्सन या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो वो इनहेरिट करेगा आफ्टर द डेथ ऑफ द सीनियर सिटीजन. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज ऑफ सीनियर सिटीजन. तो सीनियर सिटीजन किसे कहेंगे? सो सीनियर सिटीजन इज अ पर्सन, is an Indian citizen basically who is of the age of 60 years or above is called as a senior citizen. And the last important definition under this act is a tribunal, which means a maintenance tribunal which is constituted under this act under section 7. Now we come to section 4 of the act, which is maintenance of parents and senior citizens. So ये section कहता है कि अगर एक सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग अ पेरेंट इज नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, तो अगर उनकी इनकम से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या अगर कोई प्रॉपर्टी है जिससे वो इनकम रिसीव कर रहे हैं बट दे नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं अगेंस्ट देयर चिल्ड्रन और द रिलेटिव एज द केस मे बी फॉर मेंटेनेंस. नाउ वी कम टू सेक्शन 5 ऑफ द एप्लीकेशन व्हिच टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन इटसेल्फ. तो पेरेंट या सीनियर सिटीजन एप्लीकेशन कर सकते हैं बिफोर द ट्राइब्यूनल फॉर मेंटेनेंस. जैसे कि एप्लीकेशन मिलती है ट्राइब्यूनल को, ऑफ कोर्स वो द अदर पार्टी विच इज द चिल्ड्रन और द रिलेटिव एज द केस में भी उन्हें समन करते हैं आने के लिए. प्रोसीडिंग्स होती हैं एंड द ट्राइब्यूनल शुड इंश्योर कि ये सो प्रोसीडिंग्स होती है वो मैक्सिमम 90 डेज में कंप्लीट की जाए. बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगर कोई सफिशिएंट कॉज है तो ये 90 डेज का पीरियड एक्सटेंड हो सकता है विद अनदर 30 डेज. ऑफ कोर्स इसका रीजन इन राइटिंग होना चाहिए. वन इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि एक इंटरिम मेंटेनेंस लाइक अ मंथली अलाउंस मिलना चाहिए सीनियर सिटीजन को, तो while the proceedings are going on एक इंटरिम ऑर्डर पास करके एक इंटरिम अलाउंस पे करने के लिए चिल्ड्रन या रिलेटिव को कह सकते हैं. सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये जो एप्लीकेशन है पेरेंट या सीनियर सिटीजन एक या मल्टीपल पीपल के अगेंस्ट कर सकते हैं. Another important thing here is कि अगर unfortunately during the proceedings before the order is passed by the tribunal, so tribunal की order आने के पहले unfortunately ये जो more than 2 people हैं जिनके अगेंस्ट आपने एप्लीकेशन की है, अनफॉर्चुनेटली अगर उनमें से किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑब्लिगेशन बाकियों की है वो वहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी. अगर एक की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है बट बाकियों की ऑब्लिगेशन टू पे
the maintenance will survive. So another important information to note here is कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद में ट्राइब्यूनल जिनके अगेंस्ट वो एप्लीकेशन की गई है फॉर मेंटेनेंस, उन्हें समन करते हैं कि आपका प्रेजेंस रिक्वायर्ड है बिकॉज वी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन. बट इन अ सिचुएशन अगर वो विलफुली निग्लेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर नॉट बीइंग प्रेजेंट बिफोर द ट्राइब्यूनल, तो एक ट्राइब्यूनल एक्स पार्टे ऑर्डर भी पास कर सकता है, यानी कि उन्हें सुने बिना एक ऑर्डर इन फेवर ऑफ द पेरेंट और द सीनियर सिटीजन पास कर सकता है. Another important thing here is that अगर एक ऑर्डर पास हो गया है फॉर अ मेंटेनेंस या इंटरम मेंटेनेंस whatever the case may be, and जिनके अगेंस्ट पास किया गया, द चिल्ड्रन और द रिलेटिव जिनके अगेंस्ट सच ऑर्डर पास किया गया है, अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं विद सच ऑर्डर, तो ट्राइब्यूनल के पास में पावर्स है कि वारंट इशू किया जाए या उन्हें सेंटेंस पनिशमेंट भी कर सकता है. ना अभी क्वेश्चन आता है कि ये एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस पेरेंट या सीनियर सिटीजन कहाँ फाइल करे. सो इसका आंसर ये है कि जहाँ पे वो रह रहे हैं अभी या रहा करते थे, या चिल्ड्रन या रिलेटिव जहाँ रह रहे हैं, ये कोई भी जगह पे आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं. कभी कभार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अगर ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट और एमिकेबल सॉल्यूशन टू द डिस्प्यूट, तो इन सच सिचुएशंस वो एक कंसिलिएशन ऑफिसर को आपका डिस्प्यूट, आपका एप्लीकेशन रेफर कर सकते हैं, एंड कि जो कंसिलिएशन ऑफिसर है वो अपनी रिपोर्ट 30 डेज के विद इन सबमिट करता है ट्राइब्यूनल के पास में. एंड अगर ऐसा कोई एमिकेबल सोल्यूशन रीच हुआ है बिटवीन बोथ द पार्टीज, देन ऑफ कोर्स ट्राइब्यूनल जब ऑर्डर पास कर रहा है तो उसे कंसिडर करेगा. ना अब हम बात करते हैं कि जो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल है, डेफिनेशन में हमने जैसा देखा कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट. सो सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट सेज कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वाइड अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट नोटिफाई कर सकता है कि हु कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल अंडर दिस एक्ट, बट दैट पर्सन कैन नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ अ सब डिविजनल ऑफिसर. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अंडर दिस स्पेसिफिक एक्ट द मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल कैन अवॉर्ड हाउ मच मेंटेनेंस. सो द आंसर इज मैक्सिमम ऑफ 10,000 per month is the maintenance that the maintenance tribunal can give you under this act. Now इसके अलावा ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है कि आपको इंटरेस्ट भी मिले, which can be anything between 5 to 18% सिंपल इंटरेस्ट मंथली, जब तक आपको आपके ड्यूज या मेंटेनेंस स्टार्ट नहीं होता है पे होने. The start date of such interest to be calculated will be the date from when you made the application. In a situation अगर parent या senior citizen जिन्होंने भी ये application की है for maintenance, if they are not happy with the order passed by the maintenance tribunal, तो उस situation में वो appellate tribunal के before appeal कर सकते हैं within 60 days of passing of the order by the maintenance tribunal. So now I come to the last bit of the video, but it's an important provision under this act, which is section 23. So section 23 ये कहता है कि अगर एक senior citizen ने अपनी property, be it movable, immovable, any kind of an asset, अगर किसी को transfer किया है, it could be via a gift deed or any other way, बट वहाँ पे कंडीशन है कि ये ट्रांसफ़र के बाद जिसको भी ये ट्रांसफ़र किया गया है वो वेलबींग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बेसिक अम्यूनिटीज़ एंड बेसिक फिजिकल नीड्स जो भी सीनियर सिटीजन की है उसका टेक केयर करेगा. बट इन एन इवेंट कि इफ़ द पर्सन जिसको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है he or she fails to do that, then in such circumstances it is deemed that ये जो transaction ये transfer हुआ है will be null and void, यानी कि इसे void माना जाएगा. So that's all from the Maintenance and Welfare of Senior Citizens Act 2007. इसके साथ साथ rules भी हैं, senior citizen rules भी है. If you want, we can discuss that in the next video. Do mention in the comments if you like such video. So that's all for today's video, and I shall see you in the next video. Do like and share the video and subscribe to my channel.
Also continue leaving comments, and I shall see you in the next video. Till then, keep learning.